आज की इस गहरी चर्चा में एक बार फिर से स्वागत है। हमने अपने सामने रखे इन तमाम आर्टिकल्स और रेडिट थ्रेड्स और गॉसिप कॉलम्स के ढेर को पूरी तरह से छान मारा है। हाँ, और इस डीप डाइव का आज का मुद्दा क्या है? मुद्दा है टीवी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे पोलराइजिंग रीसेंट ड्रामा, यानी तेजस्वी प्रकाश और सुरभि चंदना के बीच का एलिजेड फेस ऑफ। हमारा मिशन यहाँ पर बहुत क्लियर है। हमें सिर्फ इस गॉसिप के ऊपर ऊपर नहीं तैरना है। वही तो, हमें इस पूरे तमाशे के पीछे की मशीनरी को समझना है। ये देखना है कि कैसे एक रूटीन सा प्रमोशनल इवेंट एक फुल ब्लोन इंटरनेट वॉर में बदल गया। पर चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक ग्राउंड रूल सेट करना जरूरी है। बिल्कुल, और वो ग्राउंड रूल न्यूट्रलिटी का है। हम यहाँ किसी भी फैन क्लब की तरफ से नहीं बोल रहे हैं। ना हम सुरभि के डिफेंडर्स हैं और ना तेजस्वी के अपॉलोजिस्ट्स। रिपोर्ट्स है, पब्लिक स्टेटमेंट्स और सोशल मीडिया फुटप्रिंट अवेलेबल है। हम सिर्फ उनका डाइसेक्शन कर रहे हैं। एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से हम ये एनालाइज करेंगे कि पब्लिक अटेंशन को मैनिपुलेट और मैनेज कैसे किया जाता है। इस इंसिडेंट में वाकई किसी का सही या गलत होना हमारा फोकस नहीं है। फोकस इस बात पर है कि इस नैरेटिव को दोनों साइड से कैसे प्ले किया गया। फेयर इनफ। तो आइए चलिए सीधे एक्शन पर आते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है साइको सायान के प्रमोशन से। अब हम सब जानते हैं कि जब दो बड़े टीवी स्टार्स एक साथ किसी प्रोजेक्ट में आते हैं तो पीआर टीम का एक स्टैंडर्ड प्लेबुक होता है। जॉइंट इंटरव्यूज, वही केमिस्ट्री दिखाओ और दोस्ती दिखाओ ताकि फैंस प्रोजेक्ट से कनेक्ट करें। पर रिपोर्ट्स कहती हैं कि तेजस्वी ने सुरभि के साथ स्क्रीन शेयर करने से या जॉइंट इंटरव्यू देने से साफ मना कर दिया। और उसके तुरंत बाद जो हुआ उसने आग लगा दी। हाँ, सेट से जो खबरें आईं उनके अकॉर्डिंग सुरभि चंदना काफी अपसेट हो गईं और लिटरली रोते हुए एक हाई इमोशनल स्टेट में वहां से चली गईं। मैं अगर डेविल्स एडवोकेट बनकर सोचूं तो जॉइंट इंटरव्यू से मना करना इतनी बड़ी बात क्यों बन गई? क्या एक्टर्स अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बाउंड्रीज सेट करना प्रोफेशनल दुनिया में गलत नहीं है। लेकिन देखिए, टीवी इंडस्ट्री का डायनामिक्स थोड़ा अलग है। जॉइंट प्रमोशंस यहाँ का ब्रेड एंड बटर है। वो तो है। अगर कोई एक्टर अचानक से जॉइंट इंटरव्यू के लिए नो बोलता है और वो भी सेट पर आने के बाद, तो इंडस्ट्री के अंदर इसको सिर्फ डेट्स या कंफर्ट का इशू नहीं माना जाता। तो इसको लोग कैसे देखते हैं? ईगो क्लैश की तरह। सही पकड़ा। इसे एक पावर प्ले की तरह देखा जाता है। ये एक अनसेड मैसेज होता है कि मेरी स्टार वैल्यू अलग है और मैं अपना स्पॉटलाइट शेयर नहीं करूंगा या इसकी इसमें करूंगी। लेकिन मेरे हिसाब से इस पूरे एपिसोड में जो सबसे ज्यादा लाउड एलिमेंट था वो तेजस्वी का इनकार नहीं था। तो फिर आपके हिसाब से क्या था? सुरभि चंदना की खामोशी, रोते हुए सेट से जाना और उसके बाद मीडिया में खबरें लीक होना, पर सुरभि का ऑफिशियल लेवल पर एकदम चुप रहना। ये एक्चुअली बहुत फैसिनेटिंग है। हाँ, वही तो। अगर किसी के साथ ऐसी कोई पब्लिक डिसरिस्पेक्ट होती तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता? इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिख देना। सुरभि चाहती तो विक्टिम नैरेटिव का पूरा फायदा उठा सकती थी, किसी पोर्टल को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे सकती थी। पर उन्होंने रेडियो साइलेंस मेंटेन किया। हाँ, तो क्या ये उनकी डिग्निटी और ग्रेस थी, या फिर ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड मूव था कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी और इंटरनेट को खुद ही जज करने दो? ऑनेस्टली पीआर की दुनिया में साइलेंस से बड़ा कोई वेपन नहीं होता। जब आप चुप रहते हैं तो आप इफेक्टिवली पब्लिक और मीडिया को एक ब्लैंक कैनवस दे देते हैं। फिर लोग अपनी मर्जी से डॉट्स कनेक्ट करते हैं और नैरेटिव बनाते हैं। देखिए, सुरभि को एक भी नेगेटिव शब्द कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनके फैंस और न्यूट्रल ऑडियंस ने खुद ही उन्हें रॉन्ग्ड पार्टी की तरह देखना शुरू कर दिया। अगर वो बोलती तो शायद डिफेंसिव लगती या कंट्रोवर्सी का हिस्सा लगती। चुप रहकर उन्होंने ग्रेसफुली सिंपैथी गेन कर ली। उनका साइलेंस एक्चुअली एक मेगाफोन की तरह काम कर रहा था। लेकिन चुप रहने का एक रिस्क भी होता है। आप सामने वाले को नैरेटिव कंट्रोल करने का फ्री पास दे देते हैं। और यहाँ पर सामने थी तेजस्वी प्रकाश, जिन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट का कन्वेंशनल रूट बिल्कुल नहीं लिया। उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई, कोई पीआर स्टेटमेंट ड्रॉप नहीं किया कि मेरा और सुरभि का कोई झगड़ा नहीं है। उन्होंने उसे यूज किया, आज के टाइम का सबसे लीथल और अनफिल्टर्ड पीआर वेपन। एक कैजुअल यूट्यूब व्लॉग। हाँ, अली गोनी के व्लॉग में तेजस्वी का आना और वहां जो बातें उन्होंने कही, उसने पूरे इंटरनेट का टेम्परेचर बढ़ा दिया। और यहाँ हम देखते हैं कि पुरानी टीवी पीआर और नई डिजिटल पीआर में कितना बड़ा शिफ्ट आ गया है। व्लॉग्स का जो फॉर्मेट है वो डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि वो अनफिल्टर्ड और रॉ लगे। एक्टर अपने दोस्तों के साथ है, कॉफी पी रहा है और एक रिलैक्स्ड पोस्चर में है। ऐसे माहौल में कही गई बात
एक फॉर्मल इंटरव्यू से 100 गुना ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। क्योंकि वो रियल लगती है। एग्जैक्टली और उस रियल वाइब में तेजस्वी ने जो सार्केज्म यूज किया वो नेक्स्ट लेवल था। उनका एग्जैक्ट कोट जो रिपोर्ट्स में हाईलाइट हुआ वो था, मैं क्या करूं, लोगों को मुझसे इतना प्यार है, अगर मेरी वजह से लोग रो देते हैं तो मैं क्या करूं। और फिर एक और पंचलाइन थी वहां। हाँ, अगर पापरासी सिर्फ मेरी फोटो लेना चाहते हैं तो मैं क्या करूं। उन्होंने एक बार भी सुरभि का नाम नहीं लिया। पर इंटरनेट तो इंटरनेट है। ऑडियंस ने माइक्रो सेकंड्स में डॉट्स कनेक्ट कर लिए कि लोग रोते हैं वाला रेफरेंस सीधा सुरभि के सेट से रोते हुए जाने पर था। एक तरह से ये बहुत बड़ा गैम्बल था, नहीं? गैम्बल तो था, पर बहुत कैलकुलेटेड गैम्बल था। आप देखिए कि वो किस पर्सोना को चैनल कर रही हैं। ये क्लासिक अनअपोलोजेटिक बैड गर्ल एस्थेटिक है जो डिजिटल स्पेस में बहुत चलता है। तेजस्वी इस कंट्रोवर्सी से बचने की कोशिश नहीं कर रही थी। वो इसमें लीन इन कर रही थी। फिर अली गोनी के साथ उनका वो बैंटर देखिए। जब अली पूछते हैं कि क्या वो उनके साथ इंटरव्यू देंगी, हाँ। तो तेजस्वी कहती हैं कि अली इतने बड़े स्टार हैं कि अगर उन्होंने मना भी किया तो अली वहां से उठकर नहीं जाएंगे। हाँ, वो स्टेटमेंट सुनने में दोस्तों का मजाक लगता है, पर कॉन्टेक्स्ट सब कुछ बदल देता है। साइको सयान की कंट्रोवर्सी के ठीक बाद ये बात बोलना एक क्लियर इंडिकेशन था कि वो सुरभि पर एक डायरेक्ट डिग ले रही थी। सुरभि उठकर चली गई थी और तेजस्वी कह रही हैं कि बड़े स्टार्स ऐसे उठकर नहीं जाते। ये तो सीधा सीधा प्रोफेशनल एथिक्स पर अटैक था, वो भी हंसते खेलते व्लॉग फॉर्मेट में। मुझे तो हैरानी इस बात पर हो रही है कि एक मेन स्ट्रीम टीवी एक्ट्रेस इस तरह का पोलराइजिंग और अग्रेसिव स्टांस ले रही है। टीवी बहूज तो हमेशा संस्कारी और सबको साथ लेकर चलने वाली इमेज बनाती आई हैं। ये अचानक से इतना सैवेज बनने की जरूरत क्यों पड़ गई? यही तो इस डीप डाइव का सबसे बड़ा टेक अवे है। ये शिफ्ट इसलिए आया क्योंकि तेजस्वी ने खुद उस इन्फ्लुएंसर माइंडसेट को अडॉप्ट कर लिया है जो सोशल मीडिया पर राज करता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमारे सोर्स मटेरियल में ही है, जब तेजस्वी ने खुलेआम एल्विश यादव की एक फिलॉसफी को कोट किया। उन्होंने कहा कि वो इस बात में मानती हैं कि अगर कोई आपसे नफरत करके पैसे कमा रहा है तो उन्हें कमाने दो। ये लाइन सिर्फ एक कोट नहीं है, ये पूरी की पूरी अटेंशन इकोनॉमी का मैनिफेस्टो है। वेट, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि नॉर्मली लोग चाहते हैं कि उनकी तारीफ हो। नफरत से पैसे कमाना या नफरत को एम्ब्रेस करना, ये एक्चुअल में एज ए स्ट्रैटेजी काम कैसे करता है? मुझे समझ नहीं आता कि कोई अपना खून जलाने वाले ट्रोल्स को अपने लिए फायदेमंद कैसे मान सकता है। क्योंकि आज का एल्गोरिथम इमोशंस को समझता ही नहीं है। वो सिर्फ डेटा पॉइंट्स और एंगेजमेंट देखता है। पहले के टाइम में इमेज सब कुछ होती थी। अगर एक नेगेटिव आर्टिकल छप गया तो पीआर टीम्स पैनिक मोड में आ जाती थीं, क्योंकि उन्हें डर होता था कि ब्रांड्स उन्हें ड्रॉप कर देंगे। लेकिन आज का सच अलग है। अगर कोई इन्फ्लुएंसर या एक्टर कुछ कंट्रोवर्शियल करता है और उसकी रील पर 10,000 लोग आकर उसे एरोगेंट या रूड बोलते हैं, तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को नहीं पता कि वो कमेंट्स नेगेटिव हैं। एल्गोरिदम को बस ये दिखता है कि इस रील पर क्रेजी एंगेजमेंट आ रहा है, तो वो उस कंटेंट को और 1 लाख लोगों तक पुश कर देता है। मोर आईबॉल्स मीन मोर रीच, और आखिर में यही रीच ब्रांड्स को बेची जाती है। माइंड ब्लोइंग। तो मतलब हेट्रेड इज लिटरली मोनेटाइजेबल नाउ। लोग वहां गुस्से में कीबोर्ड तोड़ रहे हैं और यहाँ इनका रेलेवेंस और बैंक बैलेंस दोनों बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से तेजस्वी का वो व्लॉग वाला सार्काज्म कोई एक्सीडेंट नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो जानती थी कि उनके मेरी वजह से लोग रोते हैं वाले स्टेटमेंट पर सुरभि के फैंस टूट पड़ेंगे, उन्हें गालियां पड़ेंगी, पर एट द सेम टाइम उनका नाम 1 हफ्ते तक हर पॉप कल्चर पेज पे ट्रेंड करेगा। एग्जैक्टली। और इससे एक और फायदा होता है, फैंडम्स का रेडिकलाइजेशन। जब आप अपोलोजेटिक होते हैं या सॉरी बोल देते हैं तो बात वहीं खत्म हो जाती है। पर जब आप अनअपोलोजेटिक और अनअबैश्ड होते हैं तो आपके फैंस और ज्यादा हार्डकोर हो जाते हैं। वो आपकी एरोगेंस को बॉस लेडी एनर्जी या कॉन्फिडेंस का नाम दे देते हैं। और यही चीज हमने इस कंट्रोवर्सी के पीक पर देखी, जब इंटरनेट लिटरली 2 हिस्सों में फट गया था। हाँ, इंटरनेट वॉर्स की तो बात ही मत पूछो। एक तरफ क्रिटिक्स थे जिनका स्टैंड बहुत क्लियर था। उनका कहना था कि आप कितने भी बड़े स्टार बन जाओ, सेट पर बेसिक प्रोफेशनलिज्म तो होनी ही चाहिए। अपने को एक्टर को रुलाना और फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उसका मजाक उड़ाना एरोगेंस की निशानी है, स्ट्रेंथ की नहीं। टीम वर्क में ऐसी चीजें टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं। और ऑनेस्टी बताऊं तो उनका पॉइंट काफी लॉजिकल भी लगता है। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी के फैंस का नैरेटिव इसके बिल्कुल ऑपोजिट था। उनके फैंस का डिफेंस ये था कि तेजस्वी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उन्हें फेक पीआर दोस्ती निभाने की जरूरत नहीं है। अगर वो किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो उन्होंने राइट टाइम पर नो बोला।
फैंस इसको विमेन एम्पावरमेंट और पर्सनल बाउंड्रीज के एंगल से फ्रेम कर रहे थे। उनके अकॉर्डिंग तेजस्वी ने मेहनत से अपना स्टार स्टेटस कमाया है और अब उन्हें किसी दूसरे एक्टर का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। एक ही सिचुएशन पर देखने के दो बिल्कुल अलग चश्मे। ये तो क्लासिक कंफर्मेशन बायस हो गया। आप जिस कैंप में हैं, आपको वही स्टोरी दिखेगी जो आपके बिलीव्स को सपोर्ट करती है। पर स्टोरी यहाँ रुकी नहीं। जब ये फैन वॉर ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आग उगाल रही थी, तभी एक और मेजर प्लेयर की एंट्री होती है, तेजस्वी के बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा की। हाँ, रिपोर्ट्स बताती हैं कि करण ने इंस्टाग्राम पर एक क्रिप्टिक पोस्ट डाला। उसमें किसी का नाम नहीं था और इवेंट का जिक्र नहीं था, लेकिन फैंस ने तुरंत उसे डिकोड कर लिया कि ये तेजस्वी के एब्सोल्यूट सपोर्ट में एक मैसेज है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या सेलिब्रिटीज को लगता है कि ऑडियंस बेवकूफ है जो इन क्रिप्टिक पोस्ट का मतलब नहीं समझेगी? या फिर वो पर्पसली चाहते हैं कि लोग इस पर डिस्कस करें? वो एग्जैक्टली यही चाहते हैं। इंटरनेट कल्चर में इस स्ट्रैटेजी को डॉग विस्लिंग कहा जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप बिना सीधे ऑर्डर दिए अपनी आर्मी को अटैक करने का सिग्नल दे रहे हैं। करण कुंद्रा एक सीजन्ड प्लेयर हैं। उनका अपना एक मैसिव कल्ट लाइक फैन बेस है। जब वो एक क्रिप्टिक पोस्ट डालते हैं तो वो एसेंशियली अपने फैंस को ये बता रहे हैं कि मैं किसकी साइड हूं और अब तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। ये अपने पार्टनर की पीआर मशीनरी को एम्प्लीफाई करने का एक आसान तरीका है। ओह, ये तो क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ फैंडम्स हो गया। मतलब तेजस्वी के फैंस तो इस वॉर में लड़ ही रहे थे, करण के पोस्ट के बाद उनके फैंस भी इस डिजिटल बैटलफील्ड में कूद गए। और क्योंकि पोस्ट क्रिप्टिक था, तो कल को अगर मीडिया उनसे पूछे तो वो आराम से कह सकते, अरे नहीं, मैंने तो ऐसी एक जेनेरिक मोटिवेशनल कोट डाला था, आप लोग ओवरथिंक कर रहे हैं। ये प्लॉजिबल डिनायबिलिटी का परफेक्ट शील्ड है। सही पकड़ा। टीवी इंडस्ट्री में कपल्स की जो इकोनॉमी है, चाहे वो ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन, वो पूरी तरह से इस शेयर्ड ऑडियंस पर चलती है। करण का आना सिर्फ सपोर्ट नहीं था, वो इस मुद्दे को एक लोकल सेट डिस्प्यूट से उठाकर एक नेशनल ट्रेंडिंग टॉपिक बनाने का आखिरी पुश था। एक बार जब सेलिब्रिटी पार्टनर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आम जनता और गॉसिप पेजेस और यहाँ तक कि मीम पेजेस भी उस नैरेटिव में इन्वेस्ट हो जाते हैं। मतलब अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा को जूम आउट करके देखें तो रियलिटी कितनी ट्विस्टेड लगती है। जो चीज एक आम व्यूअर को सिर्फ दो टीवी एक्ट्रेसेस का पर्सनल झगड़ा लगता है, वो बैकग्राउंड में एक मास्टर क्लास है मॉडर्न पब्लिक रिलेशंस की। शुरुआत एक जॉइंट इंटरव्यू कैंसिल होने से हुई, फिर एक का साइलेंस, दूसरे का सार्काज्म, व्लॉग्स का वेपनाइजेशन, इन्फ्लुएंसर फिलॉसफी को टीवी पर लाना, और आखिर में फैन आर्मीज और क्रिप्टिक पोस्ट्स के थ्रू नैरेटिव को डोमिनेट करना। ये सब इतना सीमलेसली हुआ कि पता ही नहीं चला कब हम सब इस खेल का हिस्सा बन गए। यही इस इंफॉर्मेशन एज का सबसे बड़ा इल्यूजन है। हमें लगता है हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, पर एक्चुअली में कंटेंट हमारी साइकोलॉजी को कंज्यूम कर रहा होता है। इन एक्टर्स की टीम्स बहुत अच्छे से जानती हैं कि आउटरेज और सिंपैथी दो ऐसी भावनाएं हैं जो लोगों को सबसे जल्दी एंगेज करती हैं। सुरभि की टीम या उनकी अपनी इंस्टिंक्ट ने सिंपैथी वाले रूट को मास्टर किया और तेजस्वी ने आउटरेज और पोलराइजिंग रूट को। और मजेदार बात यह है कि इस पूरे केओस में दोनों ही पार्टीज ट्रेंड कर रही थीं, दोनों की रीच बढ़ रही थी। एक तरह से इस इंटरनेट वॉर में कोई हारा नहीं, सिर्फ एल्गोरिदम्स जीते। ये बात तो हिट करती है। मतलब इवेंचुअली नुकसान सिर्फ उस कॉमन यूजर का हो रहा है जो इंटरनेट पर अपना वक्त और एनर्जी इन वॉर्स में वेस्ट कर रहा है। आज के इस सेशन में हमने प्रैक्टिकली इनके प्लेबुक को ओपन करके देख लिया है, पर इसने एक ऐसी बात मेरे दिमाग में डाल दी है जो शायद हम सबको थोड़ा अनकंफर्टेबल कर सकती है। और वो क्या है? सोचिए इस बारे में। आज के इस हाइपर कनेक्टेड डिजिटल दौर में, जहां हर छोटी कंट्रोवर्सी आपकी रीच और एंगेजमेंट मैट्रिक्स को आसमान पर पहुंचा देती है और इनडायरेक्टली आपके पेचेक्स को बढ़ा देती है, तो क्या हम एज एन ऑडियंस कभी वाकई ये जान पाएंगे कि कैमरा के पीछे दिखने वाले इमोशंस कितने असली हैं? सही बात है। जब किसी सेट पर कोई रोता है या किसी व्लॉग में हंसते हुए कोई सरकास्टिक टॉन्ट मारता है या बिना नाम लिए कोई आशिक इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालता है, क्या ये सब जेन्युइन इंसानी जज्बात है या बस पब्लिक अटेंशन को हॉस्टेज बनाने के लिए रची गई एक सोची समझी वेल ऑयल्ड पीआर सिम्फनी? जब हर आंसू और हर एरोगेंस मोनेटाइज हो सकती है, तो रियल और फेक के बीच का फर्क बताएगा कौन? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। आज की इस डीप डाइव को हम इसी ख्याल के साथ छोड़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।